गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। आज हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्षय रोग या तपेदिक के फैलने के माध्यम, लक्षणों, बचाव और उपचार का वर्णन कीजिए। तो पिछली क्लास में हमने मलेरिया किया था, अब की बार है हमारा क्षय या इसे तपेदिक कहते हैं, उसके बाद डेंगू है, इसको हम करते रहेंगे। तो क्षय रोग एक घातक संसर्ग रोग है, बड़ा ही घातक रोग है। भारतवर्ष में बहुत से व्यक्तियों को यह रोग हो जाता है। इस रोग की रोकथाम और उपचार हो सकता है, यानी इस जो ये रोग है इसका रोकथाम भी है और उपचार भी है। सन 1982 में रॉबर्ट कोच ने तपेदिक जीवाणु की खोज की थी, यानी 1882 में किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। एक नंबर में यह पूछा जा सकता है। तपेदिक जीवाणु की खोज की थी, जिसके कारण यह रोग फैलता है। यह जीवाणु शरीर के किसी भी भाग पर आक्रमण कर सकता है। कभी कभी व्यक्ति के सारे शरीर को भी यह प्रभावित कर देता है। इस जीवाणु का आकार मुड़े हुए डंडे जैसा होता है। यह जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्ति से व्यक्ति में, दूसरा पशुओं से व्यक्ति में। तो ये दो प्रकार से हो सकता है। तो ये व्यक्ति से व्यक्ति में लग सकता है, और दूसरा पशुओं से भी यह रोग व्यक्ति में लग सकता है। जीवाणुओं के अतिरिक्त रोग पौष्टिक आहार के अभाव, उचित मात्रा में भोजन न मिलना, छोटी और बंद जगहों पर रहने के कारण, यानी ये पौष्टिक आहार न लेना हो, अच्छी तरह से भोजन ना मिलता हो, और छोटी और बंद जगह में अगर हम रहते हो तो यह रोग रख सकता है। यह रोग प्राय निर्धनों में और देहात में अपेक्षा शहरों में अधिक होता है, यानी जो गरीब व्यक्ति होते हैं और देहात होते हैं उनमें बहुत कम होता है, शहरों में यह रोग अधिक होता है। यह जीवाणु आक्रामक मोस्टली फेफड़ों पर करता है, यानी इसका जो अटैक होता है शरीर को फेफड़ों। संक्रामक का काल, इसका काल क्या है? इसका संक्रामक का काल 1 सप्ताह, 1 महीना या 1 साल भी हो सकता है, यानी 1 सप्ताह में भी ठीक हो सकता है, 1 महीने में भी, और 1 साल भी लग सकता है। फैलने के माध्यम, मतलब यह किस तरह से फैल सकता है? क्षय रोग के जीवाणु थूक, कफ के द्वारा रोगी के शरीर के बाहर निकलकर वायु में मिल जाते हैं, यानी जिसको क्षय रोग है उसके थूक से, उसके खांसने से वो जीवाणु उसके शरीर से बाहर निकल सकते हैं और वायु में मिल जाते हैं, और ये जीवाणु सांस के द्वारा दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और इससे वह रोगग्रस्त हो सकता है। तो ये था फैलने का माध्यम। अब इसके लक्षण क्या होंगे? अगर हमें यह रोग लग जाता है तो इसके लक्षण क्या होंगे? रोगी को सुबह से के समय ज्वर नहीं होता है, परंतु शाम के समय हल्का हल्का ज्वर होने लगता है, यानी बुखार होने लगता है। सुबह के टाइम नहीं होता, शाम के टाइम होता है। रोगी के शरीर का भार कम होने लगता है, यानी वजन कम होता है। रोगी को रात के समय सोते हुए पसीना आने लगता है, यानी सोते समय उसको पसीना आता है। भूख में कमी तथा थोड़ा सा कार्य करते ही थकावट होने लगती है। रोगी को लगातार हल्की और सूखी खांसी रहने लगती है। शुरू में केवल बलगम निकलता है,
परंतु धीरे धीरे बलगम में रक्त आने लगता है। शुरू में तो बलगम आता है, उसके बाद बलगम में खून भी आना शुरू हो जाता है। छाती और गले में दर्द रहता है। श्वास की तीव्रता प्राय अधिक होने लगती है, यानी छाती और गले में दर्द होगा और सांस लेने में क्या होगा, तेजी से सांस लेना पड़ेगा, आना शुरू हो जाएगा। अब है रोकथाम और उपचार, यानी इसके क्या रोकथाम है और क्या उपचार कर सकते हैं। संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें संतुलित आहार का भोजन करें। हम हवादार और स्वच्छ वातावरण में रहें। बच्चों को BCG का टीका लगवाना चाहिए, यानी स्टार्टिंग में ही जो बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं उसमें BCG का टीका लगाना चाहिए। बच्चों को ऐसी जगह नहीं खेलना चाहिए जहां पर धूल कण अधिक हो, संख्या में होती, और पैरा बैंगनी किरणें से बचना चाहिए। जो सूर्य की आने वाली पैरा बैंगनी किरणें हैं उससे हमें बचना चाहिए। दूध को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। जिस व्यक्ति को रोग के उपयुक्त लक्षण स्पष्ट दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति का उपचार तुरंत करवा लेना चाहिए। भारतवर्ष में यह रोग का उपचार मुफ्त किया जाता है। रोगी को 1 से 1.5 वर्ष तक लगातार दवा खानी पड़ती है। दवाइयों का सेवन पूरे समय तक करना चाहिए। ये था हमारा क्षय या तपेदिक रोग। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, ये पूरा हो गया है। इसके बाद हम करेंगे हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस B भी है और C भी है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, और डेंगू। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा इसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप घर पे होमवर्क करते रहें और अपना कार्य पूरा करते रहें।